कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, और दिस इज द कॉम्प्लेक्स 5। तो हम लोगों ने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस में और सिट्रिक एसिड साइकिल में आपको कुछ क्या बनते हैं, NADH बनते हैं, NADH बनते हैं, FADH2 बनते हैं, ठीक है। दीज आर द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स। तो अब इसमें क्या है, इसमें से हमको ATP को निकालना है, ATP से जनरेट करना है। तो वो कैसे होगा, तो ये वाले को हम इन कॉम्प्लेक्सेस का हम लोग अगर नाम देखें तो दिस इज द NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, है ना। तो क्या होता है कि अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब ये NADH निकलेगा तो इसमें से दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, ठीक है ना, H+, और एक इलेक्ट्रॉन, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये पास थ्रू होगा इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस कॉम्प्लेक्स 1 से आपको यूबिक यूनियन में गया, है ना, यूबिक यूनियन से फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आपके ऑक्सीजन से मिल जाएगा। अब क्या है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्टली पास, ये निगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे हमको मालूम है कि नॉन पोलर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बीच में नॉन पोलर है, यहाँ पे साइड में पोलर मेम्ब्रेन है। तो अब क्या होगा, इसको मोबाइल कैरियर चाहिए जो कि इसको ट्रांसपोर्ट कर सके, तो इसीलिए ये कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जैसे यूबिक्विनोन हुआ यहाँ पे, तो साइटोक्रोम C हो गया, तो दीज आर द एक्चुअली मोबाइल कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को वन कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाते हैं। सो फिर ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे साइटोक्रोम C रिसीव करेगा, एंड इट आफ्टर रिसीविंग दिस क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है साइटोक्रोम रिडक्टेज। ओके, तो दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर ही, ये धसे हुए होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में भी, दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस साइटोक्रोम C को, तो ये क्या है, आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या हो रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन लास्ट में आके ऑक्सीजन से मिलते हैं, हाइड्रोजन से मिलते हैं, और बनाते हैं वाटर, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया था पिछली बार, ये मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, तो दीज आर द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। अब इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की मैंने बात किया, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को देखें तो ये है, किसके लिए था ये, FADH2 के लिए। FH2 का मतलब होता है FADH2, ठीक है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है FH2। तो ये जो है हम लोगों ने कहाँ देखा था, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, जब हम लोगों ने देखा था क्रेब साइकिल में सक्सिनेट से फ्यूमरेट से कन्वर्ट हो रहा था, तो वहाँ पे FADH2 वगैरह बन रहा था, और वही FADH2 से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू FADH। FADH2 जो बना हुआ है वो, उसमें से क्या होगा, H2 ऑक्सीजन निकलेगा और वापस से ये FAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है साइक्लिक प्रोसेस है, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। FADH से FAD बनेगा, और फिर उसके बाद वहाँ से रिलीज होगा क्या, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस चेन के थ्रू पास थ्रू हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ जाता है, प्रोटॉन जाता है आपका यहाँ पे। तो इस एरिया में आप देख पा रहे हो कि ये जितने भी हैं ये प्रोटॉन रिलीज करते हैं इस वाले जगह पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझोगे तभी आप आगे समझ पाओगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया है, और बढ़ गया है तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना। प्रोटॉन जो है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, कंसंट्रेशन इसका बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इधर वाले से, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहे हैं, अगर नेगेटिव बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये जो है एक मूवमेंट आएगी, एक फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, इट्स ए सो इलेक्ट कंसंट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे,
इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बनेगा आपका, ये क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा और इसके थ्रू पास थ्रू करेगा, किसके थ्रू, एटीपी सिंथेस के द्वारा। जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये रोटेट होगा यहाँ पे, अभी हम लोग देखेंगे एनिमेशन में। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। ये हाइड्रोजन जब यहाँ से पास थ्रू होगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये स्पिन करेगा, ये एटीपी सिंथेस में स्पिन करेगा और इसी प्रोसेस में आपका क्या जनरेट होगा, ए डी एटीपी, ठीक है। जब ये स्पिन करेगा तो एडीपी आएगा और यहाँ पे आपका इस एनर्जी को कैप्चर करेगा, जिससे कि आपका जनरेट होगा एटीपी। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा, दीज आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। और ये है आपका कीमो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, है ना। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कंबाइंड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड कीमोस्मोसिस। तो ये आपकी कीमोस्मोसिस हो रही है यहाँ पे, और इन दोनों को ही मिला के बनता है आपको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ठीक है। तो फास्फोरिलेशन कब होता है, जब एक फॉस्फेट ग्रुप, है ना, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ ट्रांसफर होता है, एडीपी में। तो फॉस्फेट ग्रुप आके एडीपी के साथ जुड़ा और बनाता है आपका एटीपी। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि ये है, तो ये होल सारा, ये सारा कुछ प्रोसेस आपको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है आपको। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को, कोई डाउट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एनिमेशन पार्ट। ये देख पा रहे हो आप लोग इसको, वीडियो को? Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग एनिमेशन देखेंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया था वही चीज़ यहाँ पे एनिमेशन में आपको समझाया जा रहा है। तो देखिए, ये है हमारा एटीपी सिंथेस, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसे हम लोग बोलते हैं। अब मैंने बताया था कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है जनरेट हो गया, दिस इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या है आपका, लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे क्या है, एटीपी सिंथेस के भी अलग अलग पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो इम्बेडेड वाला है उसको बोलते हैं एफ नॉट, और इसको बोलते हैं एफ वन। और यहाँ पे अराउंड आपको 7 या 8 सी मिलेंगे सब यूनिट्स, दिस इज द गामा सब यूनिट्स, है ना। और इसको अगर हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं तो ये दिस इज द अल्फा वन, बीटा, अल्फा और बीटा, ठीक है, सब यूनिट्स। तो दीज आर द डिफरेंट सब यूनिट जिससे कि ये बना हुआ है। और ये है ए एंड बी, तो दीज आर द डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट्स, और इन्हीं के साथ मिलकर ये पूरी मशीनरी बनी हुई है, ठीक है। तो अब ये देखिए सिस्टम यहाँ पे, अब यहाँ हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन है। आप लोग जानते हो कि हाई टू लो जो है मूव करता है कंसंट्रेशन। तो ये हाई से लो की तरफ जब जाएगा तो क्या करेगा, तो ये रोटेट करेगा, तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा और इस एनर्जी पे इसके अंदर आएगा, एडीपी यहाँ पे आ रहा है और एटीपी का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आप एनिमेशन पे समझ पा रहे हो, ये एडीपी आया और इसके बाद क्या हुआ, एटीपी का जनरेशन हो रहा है, फिर से यहाँ पे एडीपी एटीपी आया, और ये एटीपी का जनरेशन हो रहा है। तो इस तरह से एक बार में अराउंड 6 एटीपी का जनरेशन होता है यहाँ पे। तो ये है पूरी मशीनरी एटीपी सिंथेस की। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बनता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये बनता है। इसमें से कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पंप किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ इस जगह पे उसको ऑक्सीजन के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है इलेक्ट्रॉन को, और जबकि यहाँ पे आपका बन जाता है क्या, हाइड्रोजन ग्रेडियंट। तो जैसे ये ग्रेडियंट कम बैलेंस हो जाता है, वापस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्टिव हो जाता है और वापस से आपका ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस आपका चलता रहता है।
इससे कि एटीपी हमें लगातार मिलती रहती है। ठीक है, आपको ये समझ में आया है स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके। एक ये दूसरा एनिमेशन है, इसको भी आप देख लीजिए। तो बायोलॉजिकल ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स आर ए की कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस ग्रेडियंट इज ऑफन यूज टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क। और इसी में आता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है प्रोटॉन, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और यहाँ पे देखिए आप, एक ये दिस इज द हाई कंसंट्रेशन एंड दिस वन इज द लो कंसंट्रेशन। तो हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब ये है एडीपी और दिस इज द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो प्रोड्यूस होता है एटीपी का, और ये मशीनरी है एटीपी सिंथेस की। अब ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया में दिस इज द क्रिस्टी, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सारा जो है मैंने जो बताया आपको वो सारा इम्बेडेड है। सो दिस इज द एटीपी सिंथेस। और ये देखिए आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस मिल रहे हैं। तो अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू क्या होगा कि यहाँ पे आपको ग्रेडियंट बन जाएगा। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्लस आ जाएगा, ढेर सारे हाइड्रोजन यहाँ पंप हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से पास थ्रू होगा इस कैरियर के थ्रू, और यहाँ पे ऑक्सीजन कैप्चर कर लेगी उस इलेक्ट्रॉन को और H2O बना देगी। ठीक है, वह वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, कन्वर्ट हो गया आपका H2O के फॉर्म में। जबकि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तो इसका काम क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, जो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, और जिससे कि यहाँ वाला कंसंट्रेशन प्रोटॉन का कम होगा और एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे और इस वाली मेम्ब्रेन पे। यहाँ पे आप देखिए, तो ये आपके देखिए हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन है ना, काफ़ी अमाउंट में है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा बने हुए हैं। एंड दिस इज द लो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन। अब क्या हो रहा है कि ये एडीपी मॉलिक्यूल आ रहे हैं और दिस आर द फॉस्फेट, तो ये यहाँ पे ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ, और इस प्रोसेस में क्या होगा आपकी एनर्जी कैप्चर होगी। ये प्रोटॉन जैसे मूव करेगा तो क्या होगा कि एक प्रोटॉन मूव किया और ये रोटेट कर गया, दूसरा प्रोटॉन आएगा तो फिर से ये मूव करेगा और ये फिर से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको हम बोलते हैं एफ नॉट। ठीक है, दिस वन इज जो एम्बेडेड होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं एफ नॉट, रोटेटरी मैकेनिज्म। और ये है आपका F1। और इस प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है, एटीपी का जनरेशन हो रहा है लगातार। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू थ्योरी पार्ट। सो वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। मैंने बताया था फास्फोरिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे सेवरल हाइपोथेसिस की दी गई है, जैसे कि मैंने अभी आपको देखा था केमिकल कपलिंग, केमी ऑस्मोटिक, है ना। दीज आर द मेजर, मतलब जो फॉलो किया जाता है वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। सो दिस हाइपोथेसिस वाज फोर्थ बाय एडवर्ड एंड स्लेटर, इन्होंने इसको दिया था। अकॉर्डिंग टू केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन रेस्पिरेटरी चेन, a series of phosphorylated high energy intermediates are first produced and utilized for the synthesis of ATP. ठीक है, and this reaction are believed to be analogous to substrate level phosphorylation। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन मतलब जो कि सबस्ट्रेट से आपका ये फास्फोरिलेशन हो रहा है, वहाँ पे एटीपी वगैरह जब जैसे प्रोड्यूस हो रहा था आपका ग्लाइकोलिसिस में, सिट्रिक एसिड साइकिल्स में, है ना, उस टाइप की मैकेनिज्म यहाँ पे होती है।
that occur in glycolysis and citric acid cycle. However, this hypothesis lacks experimental evidence. लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस मैकेनिज्म केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो कि ज़्यादा मानी जाती है, वाइडली एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। पीटर मिशेल, इन्होंने इसको प्रपोज किया था। इट एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द रेस्पिरेटरी चेन is effectively utilized to produce ATP from ADP and pi। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, प्रोटॉन ग्रेडियंट सबसे पहले जनरेट करना होता है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन impermeable to proton, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या है, मैंने बताया था आपको, जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, नॉन पोलर ग्रुप से फास्फोलिपिड लेयर है। तो उसका जो इनर वाला पार्ट है ना, जैसे ये आपका ये फास्फोलिपिड वाले में दो ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या होता है आपका, नॉन पोलर है। तो इसके कारण क्या है, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो भी हैं, ये आपका इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए आपको चाहिए कुछ कैरियर्स जो इसको मूव कर सकें आपको। तो इसीलिए ये एक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना हुआ है। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द ईटीसी इज कपल्ड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटॉन एंड अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कपलिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है, जो मैंने अभी आपको एनिमेशन में दिखाया था। तो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड दिस वन इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये है स्ट्रक्चर आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। अब यहाँ पे अलग अलग जगह पे आपके क्या है, कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। और यहाँ पे आपका सपोज करिए एटीपी सिंथेस, जो कि प्रोटॉन पंप जिसे हम लोग बोलते हैं, प्रोटॉन जो जनरेट करता है, वो यहाँ पे इम्बेडेड है। अब यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। इस मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ पे कंसंट्रेशन काफ़ी मात्रा में इंक्रीज हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कंसंट्रेशन प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन का लो होगा मैट्रिक्स में। तो क्या आएगा, एक फोर्स होगा, ये हाई कंसंट्रेशन है ना। जैसे नदी में आपको बांध बनाया जाता है, तो पानी जैसे ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे होता है, फिर उसको हम जब उसका डोर ओपन करते हैं डैम का, तो क्या होता है, पानी इंक्रीज होता, मतलब एकदम फ्लो से जाता है नीचे, और वहीं पे हम लोग उसको वहाँ पे लगा देते हैं आपका जो रोटेट करने वाली आपकी इलेक्ट्रो पावर जनरेशन प्लांट है ना। तो वो जैसे रोटेट करती हैं और उसी से हम लोग चार्ज कर लेते हैं बैटरी को, है ना। ये मैकेनिज्म होता है, तो वही सेम मैकेनिज्म इसमें यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन है, यहाँ पे लो हाइड्रोजन है। और ये यहाँ से विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस, जो कि एक डोर डैम के डोर की तरह काम करता है, इसमें रोटेशन की भी फैसिलिटी है, और उस एनर्जी को कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडीपी, ठीक है। तो यही मॉडल दिया गया था, केमी ऑस्मोटिक मॉडल, यही यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। और ये है सब यूनिट, जो कि मैंने आपको एनिमेशन में भी दिखाया था। दीज आर द सी यूनिट्स, है ना। ये रोटेटरी वाला है जो रोटेशन करती हैं, ये एफ नॉट है, और यही जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहती है। और यहाँ पे आपका एडीपी आता है, बीटा अल्फा सब यूनिट्स में, और वहाँ पे आपका एटीपी का जनरेशन होता है। तो ये स्ट्रक्चर को भी आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में इस स्ट्रक्चर को भी आपको बनाने के लिए बोल सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेस, इसे एफ नॉट एफ वन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के बारे में बताया हुआ है, कैसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है। और एक डिजीज भी डिस्कस की गई है ना, इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड दिस डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है, ये रोटेशन बंद हो जाता है इसमें एटीपी सिंथेज में, और जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका बनता ही नहीं है, सॉरी, एटीपी जो है प्रोड्यूस नहीं होता है।
ओके ना, हम लोगों ने इनहिबिटर्स पहले ही डिस्कस कर लिए हैं पिछली क्लास में, तो मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगा नाउ। ओके, हम लोग अब शटल सिस्टम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स, हम लोगों ने शटल पाथवेज पिछले ग्लाइकोलिसिस या टीसीए साइकिल में भी डिस्कस किया था, है ना। तो द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू एनएडीएच। हम लोग जानते हैं कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो एनएडीएच जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है उसके लिए इम्परमिएबल है। देयरफॉर एनएडीएच प्रोड्यूस्ड इन द साइटोसोल कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहा है आपका ग्लाइकोलिसिस में, वो डायरेक्ट कैसे आता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हम लोग जानते हैं जब इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये इम्परमेएबल है, एनएडीएच के लिए इम्परमेएबल है, एनएडीएच कैसे एंटर करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस पाथवेज, शटल पाथवेज। तो आपका जो एनएडीएच वगैरह रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं वो इन पाथवेज के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करते हैं। तो दो टाइप के पाथवेज हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, है ना। साइटोसोलिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस ऑक्सीडाइजेज NADH to NAD+. The reducing equivalents are transported through glycerol 3 phosphate into mitochondria. तो सिंपल क्या है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो है जस्ट आपके ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के थ्रू जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं with the help of glycerol 3 phosphate dehydrogenase which is present on the outer surface of inner mitochondrial membrane। और ये मैकेनिज्म यहाँ पे आपका दिखाया गया है, ठीक है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है और ये इजिली यहाँ अंदर आ सकता है माइटोकॉन्ड्रियल इसके अंदर। तो इस वाले मैकेनिज्म से आपका ये जनरेट हो रहा है। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट escapes to cytosol and shutting continues as depicted in figure। और FADH2 के लिए हम लोग डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। फिर आते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल में। इन द साइटोसॉल ऑक्सिलरी स्टेट एक्सेप्ट द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। ऑक्सिलरी स्टेट कहाँ पे हम लोगों ने देखा था, सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट के रूप में ऑक्सिलरी स्टेट बनता है। तो वो क्या करता है, NADH को NAD+ में कन्वर्ट कर देता है और इसका हाइड्रोजन कैप्चर कर लेता है और इसके बाद कन्वर्ट हो जाता है आपका मैलेट में। ये मैलेट आपका आराम से पास थ्रू हो सकता है माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन में, और यहाँ पे पास थ्रू होने के बाद वापस से जो है NAD+ आता है जो कि इसी का है पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर ये NAD+ रहता है। वो इसको वापस से कैप्चर कर लेता है इसके प्रोटॉन को या कि हाइड्रोजन को, और वापस से NADH में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 ATP का जनरेशन करता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर मैलेट एस्पर्टेट शटल का। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो FAD जो है क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है FADH2 में। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट प्रोड्यूसेस 2 ATP। तो एक FADH2 से 2 ATP का जनरेशन हो रहा है। तो these pathways are basically helps to transport the reducing equivalents, ठीक है, inside the mitochondrial or organelle। तो ये शटल पाथवेज आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं, लीवर एंड हार्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि लीवर और हार्ट में कौन सा शटल पाथवेज यूटिलाइज होता है, तो दैट इज द माइलेट एस्पर्टेट शटल, जिससे कि 3 ATP पे बनता है। इसके बाद ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, ये मोस्ट ऑफ द टिश्यूज में ये वाला ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल यूज होता है। तो स्पेसिफिकली मैलेट एस्पर्टेट शटल जो है आपका लीवर एंड हार्ट में यूज होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस a little bit about enzymes involved in biological oxidation. So all the enzymes participating in biological oxidation belong to class oxidoreductases। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 ग्रुप कैटेगरीज, ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजनेसेस, हाइड्रोपेरोक्सीडेसेस एंड ऑक्सीजनेसेस। तो इनको आप देखिए क्या है ये ऑक्सीडेजेस। ऑक्सीडेजेस का मतलब कि इलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन।
एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है इसको कैप्चर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें दो प्रोसेस हो रहा है। these enzymes catalyzes the elimination of hydrogen from the substrate, एंड उसके बाद ये जो हाइड्रोजन एलिमिनेट कर रहे हैं ये एंजाइम, वो कैप्चर हो जाता है आपका ऑक्सीजन के द्वारा। तो कहाँ होता है ऑक्सीजन का यूज? हम लोगों ने देखा था कि साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लास्ट में ऑक्सीजन आता है और H2O का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज द टर्मिनल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां पे आपको ये एंजाइम मिलेगा। दीज आर द डिहाइड्रो ऑक्सीडेजेस, दीज आर द ऑक्सीडेजेस। इसके बाद आते हैं डिहाइड्रोजनेजेस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दीज एंजाइम्स कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। डिफरेंट NAD प्लस है, NAD प्लस डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेजेस, NADP प्लस डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेजेस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिहाइड्रोजनेजेस हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पाए जाते हैं, और जो कि ये काम करते हैं, क्या काम करते हैं ये? दे कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते हैं। ऑक्सीड basically as a hydrogen acceptor, they catalyzes a reversible transfer of hydrogen from one substrate to another। तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर क्या होता है? एक सबस्ट्रेट से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेसिस। ये भी हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, लेकिन अंत में ऑक्सीजन उसको कैप्चर नहीं करता है, बल्कि वो हाइड्रोजन जो है दूसरे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट ट्रांसफर हो जाता है। फिर आते हैं हाइड्रोपेरोक्सीडेसेस। हमारे बॉडी में हमेशा कुछ कांस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ H2O2 होता रहता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और जो कि काफ़ी टॉक्सिक है हमारे टिश्यूज़ के लिए, है ना। तो क्या होता है कि इसको हमको इलिमिनेट करना होगा। तो इसका हार्मफुल इफेक्ट कम करने के लिए कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी पेरोक्सीडेजेस, एग्जाम्पल पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज, ठीक है। तो ये क्या करता है? H2O2 को ब्रेक डाउन कर देता है H2O में और ऑक्सीजन में, सिंपली। तो दिस वी कॉल्ड हाइड्रोपेरोक्सीडेजेस, ये भी एंजाइम पाए जाते हैं। फिर इन द लास्ट ऑक्सीजनेसेस, दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स कैटलाइजेस द डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट करते हैं किसमें? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर। डाई ऑक्सीजनोसिस, एग्जाम्पल में देखिए, दे आर ट्रांसपॉसिबल फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोथ एटम्स ऑक्सीजन इनटू सबस्ट्रेट, एल ट्रिप्टोफॉन पाइरोलेज, दीज आर द एग्जाम्पल। फिर आते हैं मोनो ऑक्सीजनेजेस, जो कि हम लोगों ने देखा था साइटोक्रोम सी वाले केस में। वहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल वन एटम ऑफ ऑक्सीजन आता है और अदर एटम ऑक्सीजन ऑफ रिड्यूस टू H2O, और आपस में जुड़ के बनाते हैं क्या? हाइड्रोजन H2O। फिर यहाँ पे इन द लास्ट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन प्रोकैरियोट्स। तो हम लोगों ने देखा अभी तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो हम लोगों ने देखा वो है यूकैरियोट्स के केस में, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है? इन कॉन्ट्रास्ट टू यूकैरियोट्स, द प्रोकैरियोट्स लैक माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो एनर्जी कैसे बनती है इसमें? कैसे एटीपी का प्रोडक्शन होता है? प्रोकैरियोट पॉसेज अ सेपरेट सिस्टम फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। और जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में लगा होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, वैसे ही अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स डिफरेंट फ्रॉम द फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज डिफरेंट बट मतलब सिमिलर टू इलेक्ट्रो माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स डिफरेंट होते हैं। एंड एंजाइम्स ऑफ द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन आर बाउंड टू इनर सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स। तो इसके इनर सेल मेम्ब्रेन में आपको कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिलेंगे जो कि हेल्प करते हैं इसके एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। और इसी अरेंजमेंट की वजह से द अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीडेटिव मशीनरी is one of the reason to believe that mitochondria of higher organism have descended from prokaryotic cells। तो ये माना जाता है, मैंने पहले ही बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारी वो एक्चुअली एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एम्बेडेड होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, जो कि हेल्प करते हैं हमारी एटीपी में प्रोडक्शन करने में। तो आप, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो मैं
ने इसकी नोट्स आपको दे दिया